हेलो फ्रेंड्स। केसरी चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया है करण सिंह त्यागी ने और इसमें स्टार्स हैं अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन। इस फिल्म को देखने से पहले मुझे इतना पता था कि जनरल डायर जो था, जिसने कि गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में, उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था और वो बरी हो गया था। बट इट टर्न्स आउट कि अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की थी कि ये जो हत्याकांड और ये जो मैसेकर हुआ है जलियांवाला बाग वाला, वो बाहर ही ना आए, वो प्रेस तक ना पहुंचे। उन लोगों ने प्रेस अखबार जलवा दिए, प्रेस की पूरा मुंह बंद कर दिया, रिश्वत दे के कुछ करके, मतलब पूरी ताकत झोंक दी थी कि ये हत्याकांड जो मैसेकर है ये पूरा बाहर ही ना आए, लोगों को पता ही ना चले। और ये फिल्म क्या करती है, उस केस को, जो कोर्ट केस हुआ था, उसको रिक्रिएट करती है। अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो एस शंकरन नायर है, जो कि अंग्रेजों के लिए काम करता है, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा वकील है और उनके लिए केस लड़ता है। इनफैक्ट उसको, वो पहला हिंदुस्तानी शायद है जिसको नाइटहुड दिया था अंग्रेजों ने, और उसको नाइटहुड सेम डे मिल रहा है जिस 19 अप्रैल को, जिस समय जलियांवाला बाग में मैसेकर हो रहा है, और उसी सेम दिन उसको नाइटहुड दिया जा रहा था। उस तरह की जो पोएटिक चीज़ें होती है ना, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरा अपने आप को अंग्रेजी मानता है, मतलब हैट टाई, मतलब इंडिया में यार इतनी गर्मी में कौन टाई ओवरकोट पहनता है, बट उसका कैरेक्टर बिल्कुल अंग्रेज मानता है अपने आप को, और मतलब बहुत घमंड है, बहुत ईगो है उसके अंदर बहुत बड़ा। बट उसका जो चेंज ऑफ हार्ट होता है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं होता है कि एक चीज़ हुई उसके ज़िंदगी में और अचानक उसका मन चेंज हो गया, नहीं, ग्रेजुअल होता है प्रोग्रेशन। मतलब कि कन्विंसिंग लगा मुझे वो, कि जब उस अपना मन बदलता है कि नहीं, अंग्रेज़ गलत हैं और मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ूंगा, ना कि अंग्रेज़ों के लिए लड़ूंगा। और अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस इसमें गजब की है। और मेरे ख्याल से इसका मेन रीज़न है कि जो स्क्रीन प्ले यहाँ पर है वो इतना टॉप है, और उसको डायलॉग्स ऐसे ऐसे बोलने के लिए दिए गए हैं कि जब कितना भी अच्छा एक्टर हो, जब तक उसके पास लाइनें उसको बोलने के लिए अच्छी ना मिलें तो किसी काम का नहीं है। वो जो मेन हीरो है इस फिल्म का, वो है जिसकी कहानी, इसका स्क्रीन प्ले, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक कहानी की अच्छी कहानी, उससे मैं मानता हूँ कि जो कीप अनफोल्ड होती रहे आपके सामने, आप गेस ना कर पाएँ कि कहाँ जाएगी ये। और मुझे ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी कि फिल्म में जो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर का सीन है, वो फिल्म स्टार्ट ही उसी से होती है। तो मतलब वो बैकग्राउंड में एक तरह से वो कहानी चली जाती है, और जो सारा का सारा फोकस है वो उस कोर्ट केस के ऊपर, और क्या क्या अंग्रेज़ों ने किया था और कैसी कैसी नई जानकारियाँ आती हैं। एक मेजर फ्लॉ इस फिल्म में है, और वो ये है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण कि फिल्म एक फुल पोटेंशियल अपना रियलाइज नहीं कर पाती। ये ग्रेट फिल्म बन सकती थी, बट एक गुड फिल्म बन के रह जाती है। और बैड डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि डायरेक्टर किस तरह की क्रिएटिव चॉइसेस इस फिल्म में लेता है। जिस तरह से पहला जो सीन मैंने बताया कि मैसेकर के साथ शुरू होता है, और पहले एक बच्चे को अपनी माँ के साथ बात कर रहा है वो, और वो सब चीज़ दिखाया, और राइट देयर मुझे मैं उस बच्चे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाया। मुझे लग रहा था कि जो ये डायरेक्टर है मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अरे हमें पता है कि अब क्या होने वाला है, आप जलियांवाला बाग का सीन देखते ही आप समझ जाते हैं कि अब क्या होगा। उसको आपको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह वो बच्चा प्यार से बात कर, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लगता है वो। इससे ज़्यादा जो दर्दनाक सीन था वो सरदार उधम में था, जो जलियांवाला बाग का था, और वो फिल्म में इतना ज़्यादा ग्राफिक भी नहीं था। उसमें आपको कटे हुए पैर और हाथ वो सब कुछ नहीं दिखाए हैं, स्टिल वो इमोशनली कितना ज़्यादा शॉकिंग था हम लोग के लिए। यहाँ पर वैसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और कारण है कि जिस तरह की चॉइसेस ये डायरेक्टर ले रहा है। अक्षय कुमार को जब इंट्रोड्यूस करता है, वो जो इंट्रोड्यूस वाला सीन है उसमें रैप म्यूजिक चल रहा है उसके बैकग्राउंड में, और हर बार अक्षय कुमार जब कुछ करता है तो धड़ाक से म्यूजिक एकदम चलता है, जो कि फिल्म से मुझे खींचता है। यार तुम एक मैसेकर के ऊपर फिल्म बना रहे हो, एक सॉम्बर टोन तो पकड़ो, लेकिन क्योंकि हिंदी फिल्म है, अक्षय कुमार हैं, स्टार हैं, तो उनको उस तरह परोसना ज़रूरी है। एक तरह की कंपल्शन होती है डायरेक्टर के ऊपर कि नहीं वो म्यूज़िक देना। एक क्लब गाना भी, इसमें एक क्लब का एक सीन भी है जहाँ पर आर माधवन को जब इंट्रोड्यूस किया था उसमें एक गाना भी ठूसा हुआ फालतू में। बट इसके बावजूद भी, इन कमियों के बावजूद भी, फिल्म का जो स्क्रीन प्ले मैंने कहा इतना ज़्यादा अच्छा है, और फिल्म इतनी ज़्यादा इंगेजिंग और इतनी ज़्यादा क्या कहेंगे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि फिल्म इंगेज करती है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब अक्षय कुमार जो जज को FU करता है, बाप रे, मैं वहाँ पे तालियां बजा रहा था। तो वो जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। हालांकि जब वो दूसरी बार, जब बार चैम्बर में जो सीन है जहाँ पर वो दोबारा क्लाइमेक्स में फिर से FU बोलता है अंग्रेज़ों को, तो उस बार उसका इमोशन लैंड, मतलब वो इमोशनली वो लैंड नहीं करता है दूसरी बार, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन पहली बार जब आता है। तो अनन्या पांडे मुझे अच्छी लगी इस फिल्म में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अनन्या पांडे को मैंने किसी फिल्म में देखा और उसे अच्छा लगा, बट यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन प्ले मैंने बताया जिस तरह के कैरेक्टर से, और शायद क्योंकि फिल्म रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड है, किताब के ऊपर बेस्ड है, तो शायद जिन्होंने बुक लिखी उनको मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, बजाय कि
फिल्म मेकर्स के हिसाब। जो इंग्लिश एक्टर्स है वो भी मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो नहीं, खासकर जो जनरल डायर है वो मुझे अच्छा लगा, है ना। मतलब उसके अब यार जनरल डायर के बचपन का सीन दिखाया गया है उसमें, और मैं नहीं पता कि सच है, इसलिए तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जब फिल्में कहती हैं ना कि सत्य घटना पे आधारित या इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट, तो मैं उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो क्रिएटिव लिबर्टीज भी लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें जनरल डायर के बचपन का सीन दिखाया गया, अब पता नहीं वो कितना सच है, बट मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसके इमोशनल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी फिल्म एक्सप्लोर कर रही थी। मेरे ख्याल से एक अच्छे एबल और केपेबल डायरेक्टर के हाथ में ना ये फिल्म और कमाल की होती। कोर्ट में जितने सीन्स हैं वो मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि राइटिंग वहाँ पे कमाल की है। डायरेक्शन के अलावा एक और चीज़ जो मैं कहूँगा, जो मेरे क्रिटिसिज्म मुझे फिल्म का करना है, वो है कि फिल्म बहुत ज़्यादा स्टेराइल दिखती है। मतलब जैसे लगता है कि हर चीज़ स्टेज की गई, जिस तरह के कपड़े, जैसे सूट बूट और सब कुछ नहीं। अब आप ये कहेंगे कि यार अंग्रेज़ तो सूट बूट पहनते ही, तो ठीक है मान दिया, लेकिन कुछ भी जैसे बाहर प्लेटफॉर्म का सीन है या कोई भी बाहर का जब इंडिया का सीन दिखाते हैं, तो चीज़ें बहुत ही साफ़ सुथरी और मतलब रियल नहीं लगती, स्टेज लगती हैं। मुझे ऐसा लगा कम से कम। बट स्टिल यार, जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, इस फिल्म को मिस मत करना है यार। इसके फ्लॉज के बावजूद भी मैं इसको रिकमेंड करूँगा, खुद जाइए देखने, बच्चों के साथ दिखाइए। अपनी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जब आप इस तरह की फिल्में देखते हैं जो अपनी हिस्ट्री पे और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो फिल्में हैं, या आज़ादी के पहले जो फिल्में बेस्ड होती हैं उस तरह की, तो आपके मन में एक चीज़ आती है कि ठीक है, जनरल डायर ने मैसेकर करवाया, लेकिन यार गोली चलाने वाले तो हिंदुस्तानी थे। जो वायसराय, जो गवर्नर के जो वायसराय काउंसिल है, उसमें हिंदुस्तानी बैठे हैं जो खुद हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं और उनसे उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो गवर्नर का सेक्रेटरी है मेन, जो उसका, वो इंडियन है, और वो नए नए, मतलब जो अंग्रेज़ क्या बुरा सोचेंगे यार, जितना बुरा वो उनको आइडियाज़ दे रहा है चुन चुन के कि कैसे इस खेत को लड़ो और क्या करो। एक बहुत बड़ी कोलैबोरेटर क्लास थी भारत में आज़ादी से पहले, जिन्होंने अंग्रेज़ों की खूब मदद की है। अंग्रेज वरना यार, अंग्रेज़ इतनी छोटी संख्या में इंडिया में थे कि इतने बड़े देश को वो लोग कहाँ कर पाते। अक्षय कुमार का कैरेक्टर खुद ही देख लीजिए, वो खुद अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहा है जब तक उसका चेंज ऑफ हार्ट नहीं हो रहा है। या तो ये भी फिल्म देखते समय आपको ध्यान में आएगा। तो दैट्स इट, केसरी चैप्टर 2। अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।